तो थंडरबोल्ट्स थिएटर में आ चुके हैं और इस मूवी में सेंट्री को जो रिप्रेजेंटेशन मिला है वो गजब का है। पर सोचने वाली बात यह है कि इस मूवी की एंडिंग एक सुपर हीरो मूवी का टेम्पलेट फॉलो नहीं कर रही है। तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ कुछ ग्रैंड दिखाने की जगह कुछ डीप और इंटरनल दिखाने पर जोर डाला गया। पर ये एंडिंग क्या है और वो किस तरह का इंपॉर्टेंस होल्ड करती है, मैं वो सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि ये एंडिंग कितना जस्टिस दे पाई इस मूवी के कैरेक्टर्स और इस मूवी की स्टोरी को, और इस एंडिंग का हम फैंस के इमोशन पर भी क्या इम्पैक्ट था। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एक इमोशनल टर्मोइल। तो हम सब जानते हैं कि थंडरबोल्ट्स मूवी की थीम और ट्रेलर्स के थ्रू उसकी मार्केटिंग में दिखाया जा रहा था कि ये हीरोज की कहानी नहीं है बल्कि कुछ टूटे हुए और फ्लॉड लोगों की कहानी है। और हमारा रॉबर्ट बॉब रेनल्ड्स भी इस ट्रोप में आ ही गया। तो सेंट्री प्रोजेक्ट को रिट्रीव करने के बाद वेल सेंट्री को ऑर्डर देती है कि उसके शैडो ऑप्स को खत्म कर दे, जिसके बाद हमारे फ्लॉड हीरोज की 1v ऑल फाइट होती है सेंट्री से, जहां सेंट्री एक एक करके सारे हीरोज की बैंड बजाना शुरू करता है। और टेक्निकली इसे फाइट कह भी नहीं सकते, ऐसा लग रहा है सेंट्री हल्का सा हिलेगा और किसी की हड्डी चटक जाएगी। जहां सारे हीरोज बस सेंट्री के रहमो करम पर टिके हुए थे। पर सेंट्री पूरी थंडरबोल्ट्स टीम की पिटाई करने के बाद उन्हें वहां से जाने देता है, क्योंकि उसका मानना होता है कि इन लोगों को तो मैं जब चाहे तब मार सकता हूं, तो इन्हें मैं थ्रेट समझू ही क्यों। जिसपे वेल भड़क जाती है और सेंट्री को कन्फ्रंट करती है। पर सेंट्री इस कन्फ्रंटेशन की काउंटर कन्फ्रंटेशन में अपना आइडिया रिवील करता है, जहां वो कहता है कि वो बस एक नॉर्मल इंसान था जो अब गॉड लेवल पावर्स और इनविंसिबिलिटी एंजॉय कर रहा था। तो उसके लिए ह्यूमन मोरालिटी क्या ही मायने रखेगी। अब वेल जैसे ही ये देखती है वो डिसाइड करती है कि वो सेंट्री को टर्मिनेट करेगी। पर सेंट्री इस चीज को एंटिसिपेट कर लेता है और वो वेल को रोक लेता है। पर तभी वेल की असिस्टेंट मेल आती है और वो किल स्विच दबा देती है, जिससे सेंट्री मर जाता है। अब इसके बाद वेल ये सोचती है कि उसका काम पूरा हो चुका है, जबकि असलियत में सेंट्री को मार डालने का ये प्लान बस उसके मेन कॉन्शियसनेस को दबा देती है और उसका डार्कर साइड वॉइड बाहर आता है। आई मीन ये चीज मूवी की शुरुआत में स्टैब्लिश हुई थी कि बॉब मर के जिंदा हुआ था वॉल्ट में, और इस बार जब बॉब की आंखें खुलती है तो वो उसका वॉइड फॉर्म होता है, जो कि पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू करता है और लोगों को इरेज करने लग जाता है। अब येलेना ये जानती है कि जो भी इंसान ये तबाही मचा रहा है वो बॉब तो नहीं है, और इसीलिए वो भी इरेज हो जाने का डिसाइड करती है। इरेज होते ही हमें पता चलता है कि जो भी लोग इरेज हुए हैं वो मरे नहीं हैं, बल्कि वो वॉइड के अंदर एक डार्कर पॉकेट रियलिटी में चले गए हैं, जहां हर इंसान अपने लाइफ के सबसे दुखद, डिस्टर्बिंग और शर्मनाक फेज को बार बार जी रहा है। और आप वहां से जितना बाहर आना चाहोगे आप उतनी ही बदतर रियलिटी में फंसते चले जाओगे। पर येलेना फिर भी अपने लाइफ को इग्नोर करते हुए बॉब की कॉन्शियसनेस को ढूंढ निकालती है और उसे वहां से चलने को कहती है। ये देखते ही वॉइड अपनी पॉकेट रियलिटी में उन पर अटैक करने लगता है और फिर थंडरबोल्ट्स के बाकी मेंबर्स भी उस पॉकेट रियलिटी में आ जाते हैं येलेना और बॉब को बचाने के लिए। अब सब वहां से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं, जहां वो बॉब की लाइफ के डिस्टर्बिंग मोमेंट्स को बीट करते हुए आते हैं वॉइड के सामने। वॉइड सारे हीरोज को रिस्ट्रेन कर देता है और फिर वो शुरू करता है बॉब को गैसलाइट करना, जहां वो उससे कहता है कि तुम हमेशा अकेले रहने के लिए बने हो, कोई तुम पर भरोसा नहीं करता। अब ये सब सुनते ही बॉब वॉइड को पीटने लग जाता है, पर येलेना समझ जाती है कि वॉइड यही तो चाहता है कि बॉब की कॉन्शियसनेस भी इस डिस्पेयर और वायलेंस को एक्सेप्ट कर ले। पर फिर हमारे सारे हीरोज बॉब से लिपट जाते हैं और उसे रोकते हैं वॉइड को पीटने से, और इस तरह बॉब वॉइड की कॉन्शियसनेस को सप्रेस कर देता है। तो देखा जाए तो ये मूवी सुपर हीरो को नहीं बल्कि एक डिस्ट्रेस्ड इंसान को दिखाना चाहती है जो अपने इमोशनल टर्मोइल में फंसा हुआ है। पर ऐसी एंडिंग का मतलब क्या है? तो ये है एक फिलोसॉफिकल अप्रोच। तो ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है, खासकर कि सुपर हीरो जॉनरा में, कि कोई मूवी इतना ज्यादा फिलोसॉफिकल इंक्लिनेशन पर चली जाए कि एंडिंग पर ही इम्पैक्ट पड़ जाए। पर आखिर ऐसा क्या फील कर रहा था बॉब? और खराब पास तो थंडरबोल्ट्स में सभी मेंबर्स का था, तो सिर्फ येलेना ही बॉब से रेजोनेट क्यों कर रही थी? तो आओ मैं बताता हूँ। एक्चुअली अगर आप मूवी में पैरेलल्स ड्रॉ कर पाओगे तो आपको दिखेगा कि बॉब और येलेना दोनों का ही बचपन और अपब्रिंगिंग एक जैसा ही रहा है, जहां उनके लाइफ में जो फादर फिगर्स थे वो या तो एब्सेंटी फादर थे या फिर एक वायलेंट इंसान थे। बॉब के पिता तो एक एब्सेंटी फादर होने के साथ वायलेंट इंसान भी थे, जिसके साथ बॉब की माँ की खराब मेंटल हेल्थ एक बहुत ही बुरी सिचुएशन डिपिक्ट कर रही थी। वहीं येलेना के अडॉप्टिव फादर एलेक्सी शोस्ताकोव एक एब्सेंटी फादर थे। दूसरी तरफ जब वो रेड रूम गई तो वहां जो उसका सिंबॉलिक फादर फिगर था
वो खुद वायलेंट होने के साथ साथ उसे भी वायलेंट बना रहा था। ऐसे बचपन का असर ये होता है कि इंसान के अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी रह जाती है, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की आदत पड़ जाती है, कोई मॉरल कंपास नहीं बचता, बस एक बेचैनी सी रहती है, एक चाह कि किसी तरह मैं एक अच्छा इंसान बन पाऊं। लेकिन इसी चक्कर में जिंदगी में बार बार गलत फैसले होते चले जाते हैं। बॉब और येलेना ये दोनों ही इसी स्ट्रगल का चेहरा थे। बॉब एक कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ पैरानोया में रहता है, जहां उसे बार बार एहसास होता है कि वो गुड एनफ नहीं है, कोई उसे अपनाना नहीं चाहता, लोग चाहे उसे जो भी कहे पर अंत में वो सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। और इसीलिए वो हमेशा से फील करता रहा है कि उसके जीवन में उसका अकेला रहना ही लिखा है। और ये सब बॉब के अंदर था उसके फादर के अब्यूजिव और डिसमिसिव नेचर की वजह से, क्योंकि उन्होंने कभी बॉब को एक्नॉलेज ही नहीं करा। पर बॉब को जब थंडरबोल्ट्स मिले तो उसे ऐसा लगा कि उसे पहली बार दोस्त मिले हों। पर जब उसने देखा कि सब उसे वॉच टावर में रोकने आए हैं तो उसके बचपन का ट्रॉमा ट्रिगर हुआ। पर अगर आपके मन में सवाल आए कि फिर बाकी मेंबर्स क्यों नहीं, तो बाकी मेंबर्स में अगर आप बकी को देखें तो बकी अपने लाइफ के हर एक मोरल और एग्जिस्टेंशियल डायलेमा को सॉल्व कर चुका है। उसने अपनी लाइफ और उसके पर्पस को प्रॉपर्ली फिगर आउट कर लिया है। अगर हम रेड गार्डियन को देखें तो एलेक्सी उस पर्सनैलिटी को होल्ड करता है जिन्हें ज्यादा सोचने की आदत नहीं होती। उनका डिल्यूजनल माइंडसेट इतना तगड़ा होता है कि वो उन्हें जिंदगी के क्राइसिस से भी पार लगा दे। वहीं रही बात घोस्ट और वॉकर की, तो घोस्ट का तो कोई प्रॉपर बचपन रहा ही नहीं। वहीं वॉकर अपने बचपन नहीं अपनी ड्यूटी से ट्रॉमेटाइज हुआ था। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से मूवी में येलेना के कैरेक्टर का वेट बढ़ गया। पर देखा जाए तो ये सारे थीम और अंडरस्टोन क्रिएटिव एस्पेक्ट के हिसाब से तो अच्छे लग रहे थे, पर एक सुपर हीरो मूवी के हिसाब से क्या ये एंडिंग सेटिस्फैक्टरी थी? आओ जानते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस मूवी ने कैसे वंस इन अ लाइफ टाइम चांस मिस कर दिया। एग्जैक्टली मैं थंडरबोल्ट्स की एंडिंग को इसी तरह डिफाइन करना चाहूंगा, क्योंकि जिन लोगों ने इस मूवी को देखा है वो मेरे साथ एग्री करेंगे कि इस मूवी का डायरेक्शन और बिल्डअप उस तरफ जा रहा था कि ये मूवी आज तक की सबसे एपिक एंडिंग हमें दे सकती थी। मैं बात कर रहा हूँ जब पॉकेट रियलिटी में बॉब और वॉइड आमने सामने आते हैं। अब इस फेस ऑफ में अगर वो दिखाते कि बॉब फाइनली अपने सेंट्री होने की बात को डीपली एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसकी और वॉइड की एक ऑल आउट इंटेंस बैटल होती, तो फिर तो ये मूवी अलग ही लेवल की फील होती। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसी सुपर हीरो मूवीज जो इस तरह के कम्प्लेक्स मोरल इश्यूज से डील करती है, चाहे हम बात करें एटर्नल्स या मैन ऑफ स्टील की, इन मूवीज में भी एंड में शोडाउन हमें दिखाया गया है। क्योंकि मोरल बैटल्स अच्छे हैं पर फाइनल फाइट एक सुपर हीरो मूवी की पहचान होती है। पर थंडरबोल्ट्स मूवी के एंड में पूरी तरह दोस्ती की शक्ति वाले रूट पर चली गई और बॉब वर्सेस वॉइड वाली फाइट जो हमें मिल सकती थी वो हमसे छीन लिया गया। तो ये एंडिंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट डाउन का काम तो कर गई। अब मैं इसे वंस इन अ लाइफ टाइम मिस्ड चांस क्यों कह रहा हूँ, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस मूवी के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो भी मूवीज आ रही है वहां डॉक्टर डूम और कॉस्मिक इवेंट सेंटर स्टेज पर होने वाले हैं। तो थंडरबोल्ट्स मूवी जो कि हेवीली फोकस कर रही थी सेंट्री के ऊपर, ऐसी मूवी अब दोबारा आने में टाइम लगेगा। और ये ज्यादा नहीं होगा अगर मैं ये कहूं कि शायद अब हम दोबारा ऐसा मौका तभी देख पाएंगे जब हमें सेंट्री का कोई स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। और ये कब हो पाएगा ये तो अभी कोई नहीं कह सकता। तो डूम्सडे के पहले मार्वल के पास ये बहुत ही अच्छा मौका था सेंट्री को बहुत अच्छे से स्टैब्लिश करने का, क्योंकि इतना ज्यादा कैरेक्टर सेंट्रिक प्लॉट लिख पाने का मौका बहुत कम होता है और बदकिस्मती से ये मौका निकल गया। तो ये थी एक्सप्लेनेशन वीडियो थंडरबोल्ट्स की एंडिंग के बारे में। आपको थंडरबोल्ट्स मूवी की एंडिंग कैसी लगी? क्या आपके लिए भी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।